नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर 2 है, मुद्रास्फीति पर इन्फ्लेशन टॉपिक चल रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, और लेक्चर 2 है अर्थात दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने मुद्रास्फीति की परिभाषा अर्थ देखा था और बात किया गया था मुद्रास्फीति के प्रकार, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार और दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो कारण के आधार पर मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। कारण के आधार पर 3 प्रकार की मुद्रास्फीति होते हैं और दर के आधार पर बात किया जाए, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और चरम मुद्रास्फीति। 4 दर के आधार पर, रेट के आधार पर चर्चा किया गया था। अब उसी में हम लोग चर्चा कर रहे थे मांग जनित मुद्रास्फीति। तो कल हम लोगों ने जो चर्चा किया था वह मांग जनित मुद्रास्फीति है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति पर कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो मांग जनित मुद्रास्फीति पर कल हम लोग चर्चा ये स्टार्ट किए थे। तो मांग जनित मुद्रास्फीति पर कल हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ कर दिया था। जी दोस्तों, तो कल मांग जनित मुद्रास्फीति पर, मांग जनित मुद्रास्फीति, कल मांग जनित मुद्रास्फीति पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो बात किया गया मांग जनित मुद्रास्फीति में देखा जाता है जो मांग है वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग वह आपकी आपूर्ति से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, आपूर्ति से क्या होता है? अधिक होती है। तो किसी कारणवश जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, तो मांग में वृद्धि होती है और किसी कारणवश जो है वह आपूर्ति में कमी होती है। तो पहला प्रश्न यह उठा, मांग में वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है? तो मांग में वृद्धि के पीछे कारण क्या है? मांग में वृद्धि के पीछे क्या है, कारण क्या है, इस बात का ही हमें पता लगाना है। तो अचानक जो है, रातों रात जो है किसी वस्तुओं एवं सेवाओं का तो डिमांड बढ़ नहीं जाएगा। रातों रात तो किसी की लॉटरी तो लग नहीं जाएगी, पूरे जनता की, भारत की पूरे जनता की रातों रात तो लॉटरी लग नहीं जाएगी। लॉटरी अगर लगती है तो 1-2 लोगों की लगती है, लेकिन मैं बात करूं सभी लोगों की, अगर लॉटरी की अगर बात किया जाए, रातों रात डिमांड बढ़ गया तो रातों रात तो डिमांड बढ़ नहीं जाएगा। तो डिमांड बढ़ने के भी पीछे कुछ रीजन होगा। वह रीजन क्या है अभी देखते हैं हम लोग, वह रीजन क्या है। और कमी के पीछे जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई के कमी के पीछे कारण क्या है, तो यही देखना है। सप्लाई के कमी के पीछे कारण क्या है? तो सप्लाई के कमी के कारण क्या है यह हमें देखना, 2 पहलुओं पर ध्यान देना है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति कई प्रकार बार यहां से प्रश्न बनता है कि मांग जनित मुद्रास्फीति है। तो जब हम आपसे बात करते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं डिमांड में वृद्धि होती है और आपूर्ति में क्या होती है? कमी। जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की तुलना में
आपूर्ति की कमी होती है, आपूर्ति की कमी होती है, तो इस स्थिति को मांग जनित मुद्रास्फीति मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात मांग बढ़ने के कारण। तो यहां पर देखा गया मांग बढ़ने के कारण और सप्लाई की कमी के कारण जिस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो उससे हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, थोड़ा सा और आगे तक कल चर्चा किए थे। अब बात करेंगे मांग बढ़ने के पीछे कारण क्या। हेडिंग डालिएगा, मांग बढ़ने के पीछे कारण। मांग बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कल हमने 2 पर चर्चा किया था एग्जाम्पल सहित। तो मांग बढ़ने के जो कारण है वह आपका पहला कारण हो सकता है कि वेतन, लोगों के वेतन में वृद्धि, लोगों के वेतन में वृद्धि। तो अगर लोगों के वेतन में वृद्धि होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डिमांड में वृद्धि होगी। अगर वेतन में वृद्धि होती है तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। तो जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उनके पास पैसा, पहले की अपेक्षा पैसा अधिक होगा। इसका मतलब आय में वृद्धि होने का मतलब है लोगों के पास पैसा अधिक होगा। जब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो मांग, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और डिमांड के कारण ही मांग जब होगा तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मांग करेंगे, और वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग होने से जो है वस्तुओं की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वस्तुओं की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमत में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। और जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो यही क्या कहलाती है, महंगाई या इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो समझ में आ गया, वेतन बढ़ने के कारण लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उनके पास पैसा अधिक होगा, तो पैसा अधिक होगा तो वह डिमांड अधिक करेंगे। तो डिमांड अपेक्षा अधिक होगा, पहले की अपेक्षा अधिक होगा, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तुओं की कीमत बढ़ना ही क्या कहलाता है, महंगाई कहलाता है या मुद्रास्फीति कहलाता है। तो पहला रीजन देखा गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पर। दूसरे की अगर बात किया जाए, रोजगार की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति। दूसरे की मैं बात करूं तो रोजगार की प्राप्ति। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंस, यहां पर 2 चीजें साथ में लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। बिल्कुल आप एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, समझिएगा, अभी कोई भी कर्मचारी है, उस कर्मचारी का जो वेतन है, उस कर्मचारी का वेतन आपके पास बता दे 10,000 रुपए। कितना है, 10,000 रुपए उसका वेतन है। अब बात किया जाए वह 10,000 रुपए के बराबर क्या कर सकता है, 10,000 रुपए के बराबर ही वह डिमांड कर सकता है। वह मांग कितने हजार रुपए, तो वह 10,000 रुपए के बराबर वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कर सकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की जो मांग है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है वह कितने हजार रुपए के बराबर कर सकता है, 10,000 रुपए के बराबर कर सकता है। लेकिन अब उसके वेतन में क्या हो गई, पहले की अपेक्षा वृद्धि हो गई। तो वेतन में वृद्धि होने से
वेतन में वृद्धि कर दी गई। अब कितना वृद्धि कर दी है? पहले जो है 10,000 रुपए पा रहा था, अब वह कितने हजार रुपए पाएगा? अब उसकी वेतन 15,000 रुपए होगा। अब जो है वह 15,000 रुपए के बराबर, तो 15,000 रुपए के बराबर वह वस्तुओं एवं सेवाओं का डिमांड करेंगे। नहीं तो पहले की अपेक्षा डिमांड में वृद्धि हुई, तो जब पहले की अपेक्षा डिमांड में वृद्धि हुई और डिमांड मांग बढ़ने के कारण, और हमने क्या कहा, जिस अनुपात में डिमांड बढ़ता है अगर उसी अनुपात में सप्लाई नहीं हो पाती है तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। अब समझ में आ गया? तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कैसे होगी? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि, सेवाओं की कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि ही क्या कहलाती है? महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहां तक समझ में आ गया? ये तो पहला था, वेतन में वृद्धि। अब बात करते हैं, कुछ लोग जो है वह नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वह किसकी? नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम बात करें नौकरी पाने की जो तैयारी है, वह मान लीजिए किसकी तैयारी कर रहे हैं? टीचर की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो है अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने अच्छा हार्डवर्क किया और इन्होंने अध्यापक बन गया, अर्थात अभी तक जो बेरोजगार थे अब क्या ये अध्यापक होंगे, अर्थात इन्हें रोजगार की प्राप्ति हो गई, इनको रोजगार मिल गया। क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। अब हम आपसे कहेंगे, जब इनके पास नौकरी नहीं थी तो घर से मान लीजिए 5,000 रुपए मिलता था, 5,000 रुपए मिलता था घर से, जो मिलता था 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए के बराबर ही वस्तुओं एवं सेवाओं का डिमांड कर सकते थे। तो 5,000 रुपए के बराबर ही वह वस्तुओं एवं सेवाओं का डिमांड कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वह अध्यापक बन गए, रोजगार मिल गया, अब उनकी सैलरी कितना हो गई? 54,000 रुपए। मान लीजिए 54, 55, 60, 70, 54,000 रुपए उनकी सैलरी हो गई, उनकी आय कितनी हो गई? 54,000 रुपए हो गए। अब 5,000 से सीधा 54,000 उनकी सैलरी हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब ये 54,000 के बराबर डिमांड कर सकता ही नहीं। अब ये 54,000 के बराबर जो है वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को यह 54,000 रुपए के बराबर खरीद सकता है। अब जो है जैसे डिमांड में, तो हमने कहा डिमांड कितना होगा? 54,000 रुपए के बराबर यह डिमांड कर सकता है। और डिमांड बढ़ने से आपको पता है वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है। तो समझ में? दूसरा हो गया रोजगार की प्राप्ति। अब हम बात करते हैं तीसरा क्या हो जाए? सरकार के द्वारा, अब क्या किया जाए? सरकार के द्वारा टैक्स में कमी कर दिया जाए। कमी कर दिया जाए, तो सरकार के द्वारा टैक्स में कमी कर दिया जाए। तो सरकार के द्वारा जब टैक्स में कमी कर दिया जाता है, तो हम बात करते हैं यहां पर टैक्स दो प्रकार के होते, थोड़ा देखते हैं। यहां पर जो टैक्स, और सरकार जो है किस नीति के माध्यम से टैक्स को कम करती है? तो राजकोषीय नीति के माध्यम से आगे बताया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से, राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से वह टैक्स में, वह कर में कमी कर सकता है, कमी कर सकता है, और वह कर में वृद्धि कर सकता है। वह टैक्स में कमी कर सकता है, वह टैक्स इंक्रीज कर सकता है, और टैक्स को रिड्यूस कर सकता है। टैक्स को रिड्यूस कर सकता है और टैक्स को
इंक्रीज कर सकता है इस फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से। अब हमने बात किया टैक्स जो है तो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स जो है किस पर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय, आगे एक एक चीज की चर्चा किया जाएगा। तो व्यक्ति की आय एवं उसके संपत्ति पर लगाया जाता है, तो उसके संपत्ति पर लगाया जाता है। तो व्यक्ति की आय पर और उसके संपत्ति पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर। तो यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। यहां तक समझ। अब सरकार के द्वारा टैक्स में कमी कर दिया जाए, तो यहां हम बात कर रहे हैं टैक्स में कमी कर दिया जाएगा। जब टैक्स में कमी कर दिया जाए तो दोनों में कमी कर दिया जाए, तो पहले की अपेक्षा जो है वस्तुओं एवं, अगर डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा जब टैक्स में कमी किया जाता है, अब ध्यान से आइएगा, सरकार के द्वारा जब टैक्स में कमी किया जाता है, जब सरकार के द्वारा टैक्स में कमी किया जाता है तो इन्फ्लेशन, मांग के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब बात किया जाए, अब बात किया जाए जब सरकार टैक्स में कमी करता, चलिएगा अब बात करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, क्या, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ने कितने हजार रुपए कमाता है, 50,000 रुपए। उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है, एक व्यक्ति की जो आय है या इनकम है वह कितनी है, 50,000 रुपए। आय कितनी है, 50,000 रुपए, और सरकार के द्वारा टैक्स कितना लगाया गया है, 10% लगाया गया है। तो ये आय का पहले 10% जो है टैक्स के रूप में सरकार जो है इस आदमी की आय से अपना पैसा ले लेगी। तो 10% कितना होगा, 50,000 का 10%, अर्थात 5,000 रुपए। कितना, 5,000 रुपए। तो जब 5,000 रुपए जब एक व्यक्ति टैक्स दे देता है, 50,000 रुपए में से जब 5,000 रुपए व्यक्ति टैक्स दे देता है, तो ऐसे में इसके पास कितना रुपए बचेगा, व्यक्ति के बाद जो है शेष जो है 45,000 रुपए बचेगा, 45,000 रुपए बचेगा। अब समझिए, तो जब 45,000 रुपए बचेगा, अब सरकार के द्वारा टैक्स में कमी कर दिया जाता है। इसके बाद अब सरकार के द्वारा जब टैक्स में कमी किया जाता है, कमी किया जाता है, और सरकार ने टैक्स में कितना कमी किया, तो सरकार ने टैक्स में मान लीजिए पहले 10% था, आज 7% कर दिया।
तो पहले कितना प्रतिशत था टैक्स, जो है 50,000 पर पहले सरकार जो है वह 10% टैक्स वसूलती थी। अब जो है इनके 50,000 इनकम पर अब जो है घटाकर कितना वसूलने लगी, कितना लेगी, 10% के स्थान पर 7% कर दिया गया। चलिएगा, अब हम बात करते हैं जब 7% पर, ठीक, तो 7% कर दिया गया, टैक्स में कमी कर दिया गया। जब टैक्स में कमी कर दिया गया, अब देखते हैं तो 50,000 का 7% निकालिएगा, तो 7×5=3500। अब 50,000 में से 3500 रुपए किसको दे दिया जाएगा, सरकार को दे दिया जाएगा। तो बचेगा कितना, अगर बात किया जाए 36,500 रुपए, 36,000 सॉरी 46,500 रुपया, तो 46,500 रुपया, ठीक है। अब 46,500 रुपया इसके पास बचत है। पहले कितने की बचत थी, 45,000 की, अब बचत कितने की हुई, 46,000 की, अर्थात पहले से 1,500 रुपए की ज्यादा बचत हुई। कितने की, अब ये 1,500 की ज्यादा सेविंग होने के कारण अब पहले की अपेक्षा 1,500 की सेविंग में, 1,500 की डिमांड में वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, 1,500 की डिमांड में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब सरकार के द्वारा टैक्स में कमी किया जाता है, लोगों के पास पैसा अधिक होते हैं। जब लोगों के पास बचत में वृद्धि होगी, जब लोगों के बचत में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगा। जब मांग बढ़ेगा तो महंगाई में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चलिए लिख लेते हैं, जब सरकार के द्वारा जब टैक्स में कमी किया जाता है, टैक्स में कमी किया जाता है, जब टैक्स में कमी किया जाता है, टैक्स में कमी करने के बाद लोगों के बचत, तब लोगों के बचत में, लोगों की बचत बढ़ेगी, तब लोगों की बचत क्या होगी, बढ़ेगी। जब लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मांग में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि के कारण जो है महंगाई, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी, जिसके कारण महंगाई में वृद्धि होगी। ठीक है, टैक्सेशन से कमी के कारण ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर जिसके कारण डिमांड में वृद्धि के कारण जो है वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है। अब बात किया जाए आरबीआई के द्वारा, आरबीआई क्या कर दे, ब्याज दर में कमी कर दे। तो अगर बात किया जाए आरबीआई जब ब्याज दर में कमी करते, तो अब पूछा जाता है आरबीआई जो है किस नीति के माध्यम से, किस पॉलिसी के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से, किसके माध्यम से, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से वह ब्याज दर में वृद्धि भी कर सकता है और ब्याज दर में
कमी भी कर सकता है। किसके कारण? मौद्रिक नीति के माध्यम से। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आगे बताया जाएगा। अब जब कम ब्याज दर में, तो ब्याज दर में कमी कर दिया जाएगा, तो यह देखने को मिलेगा लोग अधिक ऋण लेने लगेंगे। लोग जब अधिक ऋण लेंगे, जब ब्याज दर कम होगा तो लोग अधिक ऋण लेंगे, अधिक ऋण लेंगे। तो जब लोग अधिक ऋण लेंगे और जब अधिक ऋण लेंगे तो उनके पास पैसा आ जाएगा। तो जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो उनके मांग में वृद्धि होगी नहीं होगी? उनके मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में क्या होगी? वृद्धि होगी नहीं होगी? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगी। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में क्या होगी? वृद्धि होगी। और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है। तो महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आरबीआई ब्याज दर में कमी करती है तो लोग अधिक ऋण लेते हैं, मांग में वृद्धि होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमत में वृद्धि होगी, जिसके कारण महंगाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब एग्जांपल लेते हैं। अब आपको बात किया जाए, हम अगर आपसे यह कहें कि एक व्यक्ति है और वह कार लेना चाहता है। एक व्यक्ति है और वह क्या लेना चाहता है? एक कार लेना चाहता है। और कार में मान लीजिए वह ब्रेजा लेना चाहता है। वह ब्रेजा लेना चाहता है, कार में वह क्या लेना चाहता है? ब्रेजा लेना चाहता है। अब लेकिन उसकी आमदनी जो है, वह आय जो है, उसकी आमदनी जो इनकम है वह महीने की 30,000 रुपए है। उसकी महीने की जो इनकम है वह 30,000 रुपए है। अब उसके पास जो है, उसकी इनकम कितनी है मित्र? 30,000 रुपए उसकी इनकम है। अब 30,000 रुपए उसकी इनकम है मित्र। अब उसमें जो है दैनिक जीवन के लिए, दैनिक कार्यों के लिए कुछ पैसे खर्च करना पड़ता है। दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक कार्य हो गए। इसके बाद जो है रेंट के लिए, इसके बाद जॉब के लिए, जहां जॉब जाते आने जाने, खाने पीने के लिए, तो अर्थात इसकी भी उसको देखभाल करना होगा इसी रुपए में से। और इतने खर्च करने के बाद अगर बात किया जाए भैंस, तो उसके पास जो है वह कितना 1000 रुपए बचता? मान लीजिए 15,000 रुपए शेष बचता। उसकी सेविंग जो है वह 15,000 रुपए की, अर्थात उसके पास कुल खर्चे काटने पीटने के पश्चात, अर्थात रूम रेंट देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, पत्नी के साड़ी खरीदने के पश्चात, उनके जो है सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान होते हैं, उनके जो ब्यूटी के सामान होते हैं, उसे खरीदने के पश्चात, अपने संवरने के पश्चात जो भी पैसा बचता है, हमने कहा कितना बचता है? मान लीजिए 15,000 रुपए बचता है। और उन्होंने प्लानिंग किया कि चलिएगा कि हमें ब्रेजा कार लेना है, क्योंकि पड़ोसी ने ले लिया है। अब जो है पड़ोसी 20,000 रुपए कमाता, लेकिन ब्रेजा कार ले लिया। अब हो सकता है पड़ोसी के पिताजी ने पैसा दिया हो, लेकिन यह बात इनको पता नहीं है। इनको तो सिर्फ इस बात का अनुभूति है, या इस बात की इनको अनुभूति है मित्र, कि जो पड़ोसी ने कार लिया है, और वो भी ब्रेजा कार लिया है, तो 20,000 रुपए में वह ब्रेजा कार ले सकता है। तो हम 30,000 में क्यों ब्रेजा कार नहीं ले सकते? क्यों हम टू व्हीलर से जाते हैं जॉब करने? जब हम टू व्हीलर से जॉब करने जाते हैं, बारिश का महीना है, बारिश के महीने में जो हम भीग जाते हैं, जिसके कारण बीमार पड़ जाते हैं, या ग्रीष्म ऋतु के समय जो है
लू लग जाती जिसके कारण बीमार हो जाते, ठंडियों में ठंडी लग जाने के कारण बीमार पड़ जाते। अगर हम फोर व्हीलर में जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, न तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और साथ ही में हम अपने बच्चों को छोड़ते हुए चले जाएंगे। और कहीं अगर घूमने जाना है तो हम अपने परिवार के साथ फोर व्हीलर में आसानी के साथ घूम सकते हैं, और टू व्हीलर पर आसानी के साथ नहीं घूम सकते, लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते। और पत्नी डेली आने के बाद कहती 30,000, देखो 20,000 रुपया कमाने वाला आदमी जो है वह तो गाड़ी ले लिया, आप नहीं ले पा रहे हैं। उसकी पत्नी तो ब्रेजा से चलती है, ब्रेजा से घूमती है, और आप नालायक जो 30,000 रुपया कमाने के बावजूद भी आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। हमने किससे शादी कर लिया था, हमारा नसीब फूटा है। तो 3-4 दिन बाद ऐसे जब पत्नी आपको डांटती रहेगी तो आपने कहा कि चलिए, पत्नी को आश्वासन दिया कि चलिए इस दीपावली को हम आपको ब्रेजा कार खरीदते हैं, हम इस दीपावली को ब्रेजा कार खरीदते हैं। और एक व्यक्ति ने तैयार भी हो गया कि चलिए इस बार ब्रेजा कार खरीदते हैं। तो वह अब जाएगा बैंक के पास और बैंक से कहेगा कि हम पत्नी से बड़े प्रताड़ित हैं, मुझे कार खरीदनी है और मेरे पास जो है इतने पैसे नहीं है कि पूरा पैसे पर देने के पश्चात हम कार खरीदे। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में एक व्यक्ति क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, ऋण लेगा। अब मान लीजिए उस समय जब यह प्लान किया, उस समय 10% क्या था, 10% था। तो ब्याज दर कितना था, 10% था। अब 10% होने के कारण जो है, अब 10% जब यह बैंक के पास गया और कहा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे लोन चाहिए, इन्होंने कहा कि ठीक है आप ऋण ले लीजिए, लेकिन 10% ऋण है। ब्याज दर कितना है, 10% है। जब इसने अपना इनकम देखा, कहा कि नहीं ये तो इनकम के बाहर है, बजट के बाहर है, अगर हमने खरीद लिया तो हमने अपने कई ऐसे आवश्यकताएं जिसको हमें पूरा नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को जब पूरा नहीं कर पाएंगे, दैनिक कार्यों के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है हम इंतजार करते हैं। हम क्या करते हैं मित्र, इंतजार करते हैं। इंतजार क्या करते हैं, जब कुछ और ब्याज दर में कमी कर दिया जाएगा, जब ब्याज दर सस्ता हो जाएगा, जब हमारे बजट में होगा, तब हम गाड़ी खरीद लेंगे। तो मान लीजिए अब यही ब्याज दर घटाकर कितना कर दिया गया, मान लीजिए जैसे ही 8% किया गया, अब यह 8% करने के पश्चात जो है, अब यह व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है अब उसके बजट में आ गया, क्योंकि वह परिवार के खर्चे के साथ साथ पर मंथ जो है वह लोन भी, ब्याज दर भी, ब्याज को भी वह भर सकता है, ब्याज को भी चुका सकता है। तो ऐसे में जब पहले देखो वह खरीदने में असमर्थ था, लेकिन जैसे ही टैक्सेशन, जैसे ही ब्याज दर में कमी किया गया, वह परचेज करने में क्या हो गया, समर्थ हो गया। अब जब ऐसे बहुत से लोग होंगे, इसीलिए हमने कहा कि जैसे ब्याज दर में कमी आएगी कि लोग अधिक ऋण लेंगे, क्योंकि वह उनके बजट में होगा। जब अधिक ऋण लेंगे किसके लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के ही लिए ऋण लेते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए ही ऋण लिया जाता है। जब वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए ऋण लेंगे तो मांग में वृद्धि होगी, तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगी और इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी, जिसे हम महंगाई में क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसके कारण अब बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो है मांग में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण, अब जनसंख्या में वृद्धि के कारण अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होने से कैसे मांग में वृद्धि होती है, कैसे महंगाई में वृद्धि होती, देखते हैं। अब जनसंख्या में पहले वृद्धि के कारण हम देख लेते हैं। तो जनसंख्या में अगर बात किया जाए तो जन्म दर ज्यादा हो, जन्म दर
अधिक हो, जन्म दर क्या हो, अधिक हो, और उस क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश होना, प्रवेश होना। और जब जनसंख्या, जन्म दर अधिक होता है और बाहरी लोगों का प्रवेश अधिक होता है, तो इन दोनों के कारण जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जनसंख्या में अब वृद्धि होती है। अब जनसंख्या में वृद्धि होने से महंगाई में कैसे वृद्धि होती है, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए प्रयागराज शिक्षा का हब है, हम प्रयागराज का एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स को आपको इतना व्यवहारिक बना दूंगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप जब टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट होंगे तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के शिक्षक और संस्थान को आप लोग धन्यवाद देंगे कि और आप लोग आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के जैसे संस्थान को ऊंचाइयों तक आप लोग ही पहुंचाएंगे। दोस्तों हम ये नहीं कहते हैं आपसे यह हम नहीं कहते मित्र कि आप जबरदस्ती एडमिशन लीजिए, आप मूल्यांकन कीजिए। आप इस बात का मूल्यांकन कीजिए कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की जो टीम है, जो यहां के शिक्षकगण हैं, जो अध्यापक है, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, मैं अपनी ही बात कर लूं, मैं यहां पर अध्यापक के परीक्षा के लिए टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो दायित्व मुझे मिला है, इसमें आप हमारी क्लास को देखिए और दूसरे क्लास से मूल्यांकन कीजिए कि जो आपके टीचर बनने का सपना है, क्या आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के जो शिक्षक हैं वह आपके उद्देश्य में खरा उतर पा रहे या नहीं। क्योंकि आपको खुद एक योग्य विद्यार्थी है, जिससे एक नए भारत का निर्माण करने के लिए आप लोग लालायित हैं। तो एक नए भारत का निर्माण करने के लिए, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक योग्य अध्यापक की भी आवश्यकता ही होती है कि अगर योग्य अध्यापक नहीं हुआ तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपका जो उद्देश्य है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको जितने भी शिक्षण संस्थानें चल रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सारे शिक्षक को अपने सब्जेक्ट के सारे शिक्षकों के जो भी डेमो क्लासेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, उनके बारे में जो जानकारी है वह एकत्रित कीजिए। पिछला रिकॉर्ड क्या है, आगे का क्या रिकॉर्ड है, वहां का कंटेंट क्या है, पढ़ाने के तौर तरीके क्या है, जो पढ़ाया जाता है उसका एग्जाम में कितनी उपयोगिता है। ऐसा तो नहीं है खाली पढ़ाया जा रहा है, आपको खुश कर दिया जा रहा है और उसकी एग्जाम में कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो ऐसे में आप मूल्यांकन करके ही किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़िएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जबरदस्ती जुड़िए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर आप जुड़ते हैं एक मेंबर के रूप में, एक सदस्य के रूप में, और जैसे भारत के लिए अर्थव्यवस्था, भारत के लिए अर्थव्यवस्था सार्थक है, व्यवहारिक है,
वैसे ही आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के शिक्षक भी आपके लिए, एक दूसरे के लिए व्यवहारिक ही रहेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं एक बार अवश्य अवसर प्रदान करें। हाँ, मूल्यांकन करने के पश्चात ही, मूल्यांकन के पहले अगर आप अवसर देते तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि नहीं हमने जो डिसीजन लिया गलत। इसलिए मूल्यांकन करने के पश्चात ही जब आप डिसीजन लेंगे तो वह बेहतर डिसीजन होगा। आते हैं टॉपिक पर। हमारा जो बताना था दोस्तों, आपसे निवेदन भी है कि आप जो नई शिक्षण संस्थान है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह नई संस्थान तो जरूर होगी, लेकिन इसकी न्यू शिक्षण संस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत है। यहां से कई हजार बच्चे शिक्षक बनकर निकल चुके हैं, लेकिन वही हमने कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं। ठीक, तो आते हैं, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि और हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज में हर साल जो है जनघनत्व में वृद्धि हो रहा है। जनघनत्व में वृद्धि हो रहा है और किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन होते हैं सीमित होते हैं। पहले यही तो आप जान जाइएगा, जितने भी संसाधन होते हैं, कोई भी संसाधन हो, चाहे वह मानव संसाधन हो, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो, सारे संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। लेकिन डिमांड या इच्छाएं कभी सीमित नहीं होती है। जैसे हम आपसे कहें कि प्रयागराज में कितने किलोमीटर में फैला, तो आप कहेंगे जो सिटी है 10, 15, 20 किलोमीटर में विस्तृत है, और इसी 10-20 किलोमीटर में सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आज जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो धीरे धीरे इन संसाधनों का दोहन के पश्चात संसाधनों का अभाव हो जाएगा। ठीक है, अभी समझाते हैं। लेकिन हमने आपसे कहा कि संसाधन जो है वह सीमित होते हैं, लेकिन जो आपकी डिमांड होती है वह सीमित नहीं होती। जब आपके पास कार होगा, जब आपके पास ब्रेजा कार होगा, तो आप सोचेंगे ब्रेजा के स्थान पर हम क्रेटा कार ले ले। इच्छाएं नहीं, डिमांड बढ़ रहा। डिमांड कभी समाप्त नहीं होती है और डिमांड कभी सीमित नहीं होती या असीमित होती है। और आपके पास जैसे क्रेटा कार आपके पास आया तो आपने फिर डिमांड किया कि नहीं, आपकी इच्छाएं बढ़ने लगी। अब तो हो गया पड़ोसी से आगे निकलना है, या मुझे और अच्छा लेना है तो मुझे फॉर्च्यूनर लेना है। फॉर्च्यूनर के बाद आपने कहा नहीं, और डिमांड पैसे आपके पास आ गए, आपने कहा नहीं, मुझे मर्सिडीज BMW चाहिए। इसलिए इच्छाएं और डिमांड जो है असीमित होती है, लेकिन संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अब आते हैं, अब मान लीजिए यहां पर 100 कमरे, यहां पर ऐसे देखते हैं 100 कमरे थे और 100 स्टूडेंट थे, 100 रूम थे, 100 स्टूडेंट थे। तो उस समय रूम रेंट था, जो रूम का रेंट था उस समय मान लेते 1500 रुपए था। कितना था उस समय? एक रूम की कीमत कितनी थी? 15। क्योंकि जितने भी संसाधन थे उतने ही मांग थी। लेकिन अभी संसाधन अभी भी 100 कमरे ही हैं, अभी भी संसाधन कितना है? 100 रूम ही, 100 कमरे ही। लेकिन अब जो है इन डिमांड बढ़ गया, अर्थात जनघनत्व में वृद्धि हो गया। अब यहां पर 200 स्टूडेंट आ गए। अब दोस्तों 200 स्टूडेंट आ गए, पहले की अपेक्षा मांग में वृद्धि हो गई नहीं है, और आपूर्ति अभी वही है। मांग में वृद्धि हुई दोस्तों, जी हां। तो पहले 100 कमरे थे तो 100 लोग थे, 100 विद्यार्थी थे, तो कोई समस्या नहीं था। लेकिन अब 100 कमरे ही, आज भी 100 कमरे हैं, लेकिन स्टूडेंट बढ़कर कितना हो गए? 200 स्टूडेंट हो गए। अब जो है रूम की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब रूम की डिमांड बढ़ गई, हमने कहा जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब जैसे ही वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि रूम 100 है
खरीदने वाले 200, रूम 100 है, खरीदने वाले कितने हैं? 200 है मित्र। तो ऐसे में अब रूम की डिमांड क्या हो गई? रूम की जैसे डिमांड बढ़ी तो रूम की वैल्यू बढ़ गई, और रूम की वैल्यू बढ़ गई तो कीमत बढ़कर कितना हो गया? अब मोह मांगा लिया गया, क्योंकि अब स्टूडेंट को तो रहना तो ही है, उनको इस संसाधनों का प्रयोग तो करना ही करना है, नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे प्रयागराज की धरती पर। तो ऐसे में अब रूम रेंट का दिया गया, पहले जो 1500 था अब का दिया गया नहीं, जो 200 रुपए परचेज करेगा वही जो है कमरा पाएगा। तो पहले के अपेक्षा रूम रेंट में वृद्धि हो गई कि नहीं वृद्धि होगी? इसीलिए वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और मांग में वृद्धि होने के कारण, इनकी वैल्यू बढ़ जाने के कारण जो है वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, कल हम देखेंगे सप्लाई गिरने के कारण, सप्लाई गिरने के कारण। तो आज क्लास को दोस्तों यही रोकते हैं। कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ दोस्तों। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।